हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बच्चे टर्म्स समझ लो, थोड़ा सा अकाउंटेंसी का बेस बना लो, उसके बाद आप अकाउंटेंसी को जान पाओगे, डिटेल में जान पाओगे क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या एग्जाम्पशंस हैं, क्या इसकी क्रिटिसिज्म है। तो मुझे लगता है कि पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लें। सबसे पहले बात बच्चे आती है कि हम इतना तो आपने सुन लिया होगा अभी तक कि हम अकाउंटिंग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग है बिज़नेस के बारे में। तो सबसे पहले हम टर्म लेंगे कि एंटिटी क्या है, वो बिज़नेस एंटिटी क्या है। बच्चे, एंटिटी का मीनिंग होता है किसी की भी एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, एक अलग से किसी चीज़ की पहचान। तो अब हम ये याद रखेंगे कि जो बिज़नेस है वो अलग है, एक एंटिटी है। वो एक इंडिविजुअल बिज़नेस हो सकता है, वो पार्टनरशिप बिज़नेस हो सकता है, वो कंपनी का बिज़नेस हो सकता है। तो एंटिटी मीन्स एनीथिंग हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो हमारे बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि बिज़नेस अलग है कुछ, जिसके लिए हम रिकॉर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली टर्म हमारी है कैपिटल। अब देखिए कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है? एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाया हुआ सब कुछ। बच्चे, वो पैसा भी हो सकता है, वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो मशीनरी भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ जो भी वो बिज़नेस के लिए बिज़नेस को सौंप रहा है वो कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसेट। एसेट क्या है बच्चे? मैं अभी बहुत छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको दूंगी। प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जैसे आपके घर की प्रॉपर्टी में क्या है, आपके घर में किचन का सामान भी है, आपकी प्रॉपर्टी है। आपके ड्राइंग रूम में जो सामान पड़ा है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपके बेडरूम में जो सामान पड़ा है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, मीन्स जिनके आप मालिक हो। तो बच्चे, ऐसे ही बिजनेस के पास बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसका एसेट कहलाती है। ठीक है। अब आप ये सोचो कि एसेट क्या होगा। अब बिज़नेस के पास क्या हो सकता है? बिज़नेस की अपनी बिल्डिंग है, बिज़नेस के अंदर मशीनरी है, बिज़नेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी हुई हैं, ये सब कुछ एसेट ही तो कहलाता है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की सबसे छोटी सी डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग व्हाट बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स। बिजनेस ने आउटसाइडर्स को जो कुछ भी देना है। अब ये देखें, बिजनेस ने क्या देना हो सकता है? बिजनेस ने किसी से कुछ मांगा होगा तो देना पड़ेगा ना। तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो वो बैंक लोन लाइबिलिटी हो गई। बिजनेस ने किसी से सामान खरीद लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की तो वो भी तो लाइबिलिटी होगी। हाँ जी बच्चे, अब हम तीनों टर्म्स को रिवाइज करें। कैपिटल इज एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन हिज बिजनेस। ठीक है। प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में जो कुछ भी लगाया, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे कुछ भी है। एसेट क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो बिजनेस कह सकता है कि ये तो मेरा है। तीसरा हमने टर्म की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? बिजनेस ने जो कुछ भी किसी का देना है। बच्चे, देना कब हमने किसी का होता है? जब हमने किसी से कुछ लिया हो। मतलब बिजनेस ने अगर कुछ किसी से उधार लिया है वो सारी की सारी लाइबिलिटी होगी। अब हम देखें इन तीनों का क्या रिलेशन बनेगा। तीनों का क्या रिलेशन बनेगा? कैपिटल हो गया प्रोप्राइटर का पैसा, लाइबिलिटी हो गई बाहर वालों से मांगा हुआ पैसा या कुछ कुछ कुछ। ठीक है। इन दोनों को अगर मिला दें तो हम जो कुछ भी उससे खरीदते हैं उसको हम कहने लग जाते हैं ये हमारा, मेरा, ये मेरा। इट मीन्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट।
बच्चे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन गई जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे चल के हम डिटेल में करेंगे कि इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं बच्चे अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, और हमारा जो सारा अकाउंटिंग का सिस्टम है इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इक्विटी का क्या मीनिंग हुआ। इक्विटी मीन्स क्लेम ऑन समथिंग, किसी के चीज़ के ऊपर हक होना। अब हमने क्या देखा, कैपिटल किसने लगाई, प्रोप्राइटर ने, तो इसलिए कैपिटल को क्या बोलेंगे, ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज़ किसकी हैं, बाहर वाले लोगों की, तो हम इसको बोलेंगे क्रेडिटर्स इक्विटी या आउटसाइडर्स इक्विटी। और एसेट क्या हो गए, क्योंकि हमने अभी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल एसेट्स के बराबर करके देखा, तो एसेट्स क्या हो गए, टोटल इक्विटी। बच्चे इसको हमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपिटल और लाइबिलिटीज़ तो हो गए सोर्स, कहाँ कहाँ से हमारे पास कुछ कुछ आ रहा है और उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं या उनको इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, वो हो गए एप्लीकेशन। तो सोर्सेज इक्वल टू एप्लीकेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स। बच्चे अब हम नेक्स्ट टर्म्स का सेट करने लगे हैं। आप हर बिजनेस नोट कर रहे हो कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से शुरू होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो करेंगे कैसे। अब छोटा सा फॉर्मूला है उसका, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब ये टर्म्स क्या हैं, रेवेन्यू क्या है, सबसे छोटी डेफिनेशन बच्चे इसकी, इट इज़ द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, उससे जो भी उसको पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे हम ₹10,000 का सामान बेचें तो वो 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू। अब देखें गुड्स क्या हैं, गुड हमने बोला ना कि रेवेन्यू क्या है, गुड्स और सर्विसेज को बेच के जो पैसा आएगा उसको रेवेन्यू बोलते हैं, ऐसे बोला ना। तो आप देखिए ये गुड्स क्या हैं, गुड्स हैं आर द आर्टिकल्स इन विच द बिजनेस डील्स। बिजनेस जिस चीज़ का है उस चीज़ को हम गुड्स बोलते हैं। अब देखें एक स्टेशनरी शॉप की बात की ना, तो वहाँ जो स्टेशनरी है बच्चे वो गुड्स कहलाएगी। अच्छा, आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो वो जो कपड़ा है वो गुड्स कहलाएगा। आप फर्नीचर के शोरूम में जाते हो, वो फर्नीचर जो है, चाहे वो वहाँ सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है, दीवान है, वो सब क्या होगा, गुड्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी बच्चे इनकम। इनकम क्या है, इट इज़ द इंक्रीज़ इन कैपिटल। अब देखें कैपिटल की इंक्रीज़ कब होती है, हमें कमीशन मिला, बिजनेस ने किसी का कुछ किया तो जिसका काम किया उसने हमें जो पेमेंट की उसे हम कमीशन बोलते हैं, तो कमीशन बिजनेस की इनकम हो गई। फिर नेक्स्ट टर्म आती है गेन। गेन क्या है, एनी बेनिफिट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। बिजनेस को ऐसा कोई बेनिफिट मिलता है जो बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई पुरानी मशीन पड़ी थी, ठीक है, काफ़ी देर हो गई बिज़नेस उसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो काम करने के लायक ही नहीं रही, ठीक है, उसको हमने बेच दिया, तो हमें वो जो फ़ायदा हुआ उससे उसको हम गेन बोलेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, अब बिजनेस अपनी वर्किंग के लिए जो भी खर्चे करता है उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या है, मनी स्पेंट फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे अब हमने सामान खरीदा, ठीक है बच्चे, सामान खरीद के लाए तो किसी रेडी में, टेम्पो में, रेड़े में, ट्रक में, ट्रॉली में, किसी में तो लाए होंगे ना, तो उसका किराया दिया होगा तो वो कैरेज होगा, खर्चा, ठीक है। अच्छा, अगर हम किराए की बिल्डिंग में हैं तो उस बिल्डिंग का रेंट भी दिया, ठीक है। जब हम काम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी होती है,
ठीक है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। और सोचना आपने अभी थोड़ी देर तक ये सोचना है कि बिजनेस के पास कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं खर्चों के। फिर नेक्स्ट टर्म है बच्चे लॉसेस। लॉस क्या है बच्चे? लॉस क्या है? एनी अनवांटेड डिक्रीज इन कैपिटल। प्रोप्राइटर चाहता नहीं है लेकिन वो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड। तो बच्चे ये आप नोट करो कि हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स किए ना, इनको फर्दर हम एक बार ग्रुप में इकट्ठा कर दें। प्रॉफिट्स, गेन्स और इनकम्स को हम इकट्ठा रखें, एक ग्रुप हो गया, सेम रूल्स लगेंगे। और लॉसेस और एक्सपेंसेस को हम अलग ग्रुप में रखेंगे और अलग रूल्स चलेंगे बच्चे। अब हम नेक्स्ट टर्म्स कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, फॉर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जब हम फॉर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो एसेट्स हो जाती हैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। बच्चे टेंजिबल एसेट्स का मीनिंग आपको पता ही है। टेंजिबल होती है वो चीज़ जिसको हम हाथ लगा सकें। तो ऐसे एसेट्स जिनको हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस, जिनकी हम देख सकें, फिज़िकली टच कर सकें, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, लेकिन बिजनेस उसको यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, उसको प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, काम करने के लिए यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जिसको आप क्या कहते हैं? गुडविल। Copyrights, this is right to publish books, right to publish magazines, etc. और बच्चे और एग्जाम्पल्स आप खुद सोचना। दूसरी क्लासिफिकेशन हम एसेट्स की करते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ये है पीरियड के बेसिस पे या फिर बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे। अब बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन हम करेंगे, जो सिंपल वाली है पहले करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी कॉम्प्लिकेट जो हो रही है वो बाद में करते हैं। करंट एसेट्स कौन से हैं? दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं? विच हैव लॉन्ग लाइफ। ठीक है। और करंट एसेट्स में हम लेते किस किस को हैं? कैश को लेते हैं, बैंक बैलेंस को लेते हैं, स्टॉक को लेते हैं। स्टॉक क्या होता है? जो सामान हमने ख़रीदा हुआ है, अभी यूज़ नहीं किया या फिर यूज़ कर लिया, चीज़ें बना ली और वो चीज़ें अभी ऐसे की ऐसे पड़ी हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है बच्चे कि हमने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, मशीनों में है वो सामान और अभी वो पूरी तरीके से बना भी नहीं है, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी आपका करंट एसेट है। ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं? जिनकी लॉन्ग लाइफ है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई। और सोचना नेक्स्ट टर्म है बच्चों फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या है? कि हम खर्चा करते हैं, बिज़नेस को फ़ायदा भी उसका होता है, लेकिन वो हम किसी और को बेच नहीं सकते, उसका फ़ायदा हमें ही होगा। इसीलिए क्योंकि बेच नहीं सकते, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। अब ये सोचें, ऐसे कोई एग्जांपल ढूंढें। हाँ बच्चे, सबसे कॉमन एग्जांपल हम बच्चों को क्या करवाते हैं? जैसे एक नई दुकान हमने खोल ली। अब नई दुकान खोल ली, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कस्टमर बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं? दुकान की इनॉग्रेशन करते हैं, तो वहाँ अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाते हैं और वहाँ हम थोड़ा बहुत तो ऐसे करते हैं, जी नई दुकान है, ये सामान खरीदो, तो हम सस्ता दे रहे हैं। या फिर कई कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम एज सैंपल भी दे देंगे। अब
वो जो सैंपल दे दिए उसके तो पैसे वापस नहीं ना आने, लेकिन अगर वो सैंपल लोगों ने यूज़ किए तो उसका फ़ायदा हमें कब तक होगा? जब तक हमारी दुकान चलेगी। तो ऐसा खर्चा जो हम कर लेते हैं एक बार, लेकिन फ़ायदा हम ही उठाएंगे, किसी को बेच नहीं पाएंगे, ऐसे एसेट को बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट। और बच्चे, बहुत ही कॉमन है ये एग्जाम्पल, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और इसको हम एक और टर्म करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब फिर हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बात करते हैं वेस्टिंग एसेट्स की। ऐसे एसेट्स जो कि यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएं, जैसे पेट्रोल, जैसे कोयला। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखें, करंट लाइबिलिटी इज़ दैट लाइबिलिटी विच इज़ टू बी पेड विद इन ए पीरियड ऑफ 12 months और within a period of operating cycle, whichever is more। बच्चों, अब इसको समझने के लिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी समझना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है कैश टू कैश का साइकिल। कैश से रॉ मटेरियल ख़रीदना, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनानी, फिनिश्ड गुड्स को हम अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, कस्टमर्स पैसा कब देते हैं, पैसा उनसे कलेक्ट करने तक का पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? विच इज़ टू बी पेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज़ मोर। तो कॉमनली बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट, हम उनको करंट लाइबिलिटी में मानते हैं। और भी आप एग्जांपल्स सुनोगे, सीखोगे अभी ग्रेजुअली, अभी तो आपने बहुत कुछ सीखना है। नॉन करंट लाइबिलिटी में जैसे बैंक लोन, अब बिजनेस बैंक से 3 साल के लिए लोन ले लेता है, 4 साल के लिए लोन लेता है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। बच्चे, अभी मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल्स आपको करवा रही हूँ, टर्म्स को समझो और एग्जांपल्स आप खुद सोचोगे, किताब पढ़ोगे, आपको फटाफट समझ आएंगी। फिर हमने कैपिटल टर्म की ना, तो उसके साथ रिलेटेड ड्राइंग्स आ गई। अब देखिए, कैपिटल में क्या हुआ था? प्रोप्राइटर लाया था, और ड्राइंग्स में बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस है। प्रोप्राइटर बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल के ले जा रहा है। वो पर्सनल यूज़ भी लिख देते हैं, डोमेस्टिक यूज़ लिख देते हैं, हाउस होल्ड यूज़ के लिए लिख लेते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। कोई चीज़ है बनी बनाई, वही ले जा सकता है, कोई पुराना एसेट लेके जा सकता है, बच्चे कुछ भी। अब हम कुछ ऐसे आइटम्स कर रहे हैं जो पीछे टर्म्स जो पढ़ी हैं ना, उनसे निकलते हैं, उनके बेसिस पे हम ये आइटम्स और टर्म्स कर रहे हैं। जैसे हमने गुड्स की बात की, तो गुड्स को आप याद रखना, गुड्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। गुड्स के ना 5 किस्म के अकाउंट बनेंगे। परचेज रिटर्न। अब परचेज़ करके कभी कभी डिफेक्टिव है या किसी भी और रीज़न से ज़्यादा सामान आ गया तो वापस भी तो किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अब सेल करके हमारे कस्टमर भी तो कुछ सामान वापस कर सकते हैं, वो होगा सेल्स रिटर्न। ये 4 हो गए हिस्से। बच्चे, जो सामान हमारा नहीं बिका, वो गुड्स जो अभी अनसोल्ड पड़ी हैं, उसको हम स्टॉक में बांटते हैं। तो आप याद रखना, अभी ठहर के यूज़ करेंगे, लेकिन आप याद रखना कि गुड्स के हम फर्दर 5 केसेस बना देंगे। इनकम कैन बी कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम क्या है? जो वन टाइम इनकम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई पुरानी मशीन पड़ी थी तो वो हमने बेच दी, तो बुक्स में उसकी जो कीमत थी बच्चे, बुक्स में जो उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू थी वो थी 5000।
ठीक है। और हमने जब बेची तो वो तो 6,000 के बिक गए, तो हमें वो जो 1,000 इनकम होगी वो कहलाएगी कैपिटल इनकम। और रेवेन्यू इनकम क्या है? रेवेन्यू इनकम जो रूटीन में हम गुड्स और सर्विसेज को बेच के पैसा कमाते हैं, वो जो इनकम होती है रूटीन की एक्टिविटी से, उसे हम रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। एक्सपेंसेस, बच्चों एक्सपेंसेस की फिर हम कई तरीके से स्टडी करेंगे। लाइक जैसे कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम की बात की है, तो एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो बी कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए वन टाइम एक्सपेंसेस के, वो बार बार नहीं हमें करने पड़ेंगे। जैसे आपने फैक्ट्री खरीदी, ठीक है, तो वो फैक्ट्री की बिल्डिंग की रजिस्ट्री करवाई, अब वो बार बार थोड़ी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, एक ही बार करवाई ना, ठीक है, तो वो जो है वो कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हैं? जो रूटीन में आ गए वो तो अब रेगुलरली पे करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फैक्ट्री किराए पे ली तो उस फैक्ट्री का हर महीने का किराया। फिर एक्सपेंसेस कैन बी रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग मीन्स बार बार होना और नॉन रिकरिंग मीन्स बार बार ना होना। रेवेन्यू एक्सपेंसेस सारे के सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर बच्चों एक्सपेंसेस को हम ऐसे भी क्लासिफाई कभी कभी करते हैं, कभी कभी आप जब एडवांस में पढ़ोगे ना फिर आपको पता चलेगा, कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब कैश एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं, जैसे कि सैलरी पे करनी पड़ी, और नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि हम एज एक्सपेंस रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन पेमेंट किसी को नहीं करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना। तो डेप्रिसिएशन का हम ब्रीफ में मीनिंग करें कि जब कोई भी हम फिक्स्ड एसेट यूज़ करते हैं, उस यूज़ होने के साथ साथ, टाइम बीतने के साथ साथ, जो उसके अंदर उसके काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, उसकी वजह से हम उसकी वैल्यू को अपनी बुक्स में कम कर देते हैं। वो जो कमी होती है ना बच्चे, वो जो हम डिक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और जितने भी एसेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, इन सब की डेप्रिसिएशन होती है। अब देखें कि इसका ऑपोजिट भी कुछ है। यस, एप्रिसिएशन। ऐसा भी कोई एसेट है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो? यस बच्चे, एक एसेट है कॉमनली, वो है जो टेंजिबल एसेट्स में तो एक है, वो है लैंड, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स में, यस, इट कैन बी गुडविल, इट कैन बी वेबसाइट, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, यस, उनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। फिर आपको याद रखना है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू मीन्स वैल्यू एट विच द एसेट अपीयर्स इन द अकाउंटिंग बुक्स। रियलाइजेबल वैल्यू, अब रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गई? रीसेल वैल्यू, के जब भी कोई एसेट हम यूज़ कर रहे हैं उसको किसी टाइम मार्केट में बेचें तो वो जो पैसा मिलेगा वो हम रियलाइजेबल वैल्यू उसको कहेंगे, ठीक है। फिर एक है बच्चे स्क्रैप वैल्यू। अब रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू में क्या फ़र्क है? रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर हमने बात की कि हम किसी भी एसेट को जब भी मार्केट में बेच देंगे वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी। लेकिन अगर उसी एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ के ख़त्म होने के बाद हम उसको बेचेंगे, तब वो जो पैसा आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स मनी ओवरड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओवरड्रॉन मतलब ज़्यादा निकलवा लिया, मीन्स उतना पैसा था नहीं हमारा बैंक में जितना हमने बैंक से निकलवा लिया। ये बैंक हमें फैसिलिटी देती है, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स हैं डेटर और क्रेडिटर।
अब देखें डेटर और क्रेडिटर, वो जो सिंपल वर्ड्स में हम ये बोलें, जो उधार लेने वाला है उसे हम डेटर बोलते हैं, जो उधार देने वाला है उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो हु ओज टू द बिजनेस, ही इज़ डेटर, टू whom बिजनेस ओज इज़ क्रेडिटर। ठीक है, तो डेटर हमेशा एसेट होगा और क्रेडिटर हमेशा लाइबिलिटी। अब डेटर और क्रेडिटर के बीच में कुछ रिटर्न तो होना ही चाहिए ना, ऐसे तो कल को कोई मुकर जाएगा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है। वो डॉक्यूमेंट अगर डेटर लिखता है कि मैंने आपका पैसा देना है और फिर डेटर उसके ऊपर साइन करके दे दे, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। अगर क्रेडिटर लिखे उसको कि तूने मेरा पैसा देना है, साइन करके मुझे वापस दे दे, तो वो कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर के लिए बिल्स पेएबल होता है और क्रेडिटर के लिए सेम बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। बिल्स पेएबल हमेशा लाइबिलिटी होता है और बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है। बच्चों, अब हम 4 टर्म्स का ग्रुप कर रहे हैं: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, accrued income, prepaid expenses, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच वी हैव नॉट पेड बट विच आर ड्यू। तो ये हमारी लाइबिलिटी होगी कि खर्चा हो तो गया, देना बनता है, लेकिन अभी हमने उसको पे नहीं किया। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो अभी हमें मिली नहीं। हमारा अधिकार तो बन गया कि मिलनी चाहिए, लेकिन मिली नहीं, तो ये हमारा एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने समय से पहले पे कर दिए, तो ये भी हमारा एसेट होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बच्चों ये तो वर्ड से ही क्लियर हो गया, ऐसी इनकम जो हमने समय से पहले रिसीव कर ली, तो वो काम तो करना पड़ेगा ना अभी, तो लाइबिलिटी होगी। अब हमने 4 टर्म्स की बात की। हमने बोला पहले, बाद में, एक्सपेंसेस पहले पे कर दिए। किससे पहले? बच्चों जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग ईयर क्या है? वो 12 मंथ्स का पीरियड जिसके लिए हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो 12 मंथ्स का है, बाकी ज़्यादा डिटेल हम आगे कॉन्सेप्ट्स में करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि नॉर्मली वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है जिसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार होते हैं। अब अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है गुड्स का, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे होप है मैंने बहुत ब्रीफ में आपको ये टर्म समझाई हैं, आपको समझ आ गई होंगी। बच्चे ये सारी टर्म्स दोबारा सुनिए अच्छे से समझने के लिए, फिर आप कॉमर्सिटीज़ साइट पे मैंने इसकी सारी थ्योरी बहुत ही ब्रीफ और टू दी पॉइंट करके लिख रखी है, वहाँ से देखिए। फिर आप जो भी आपके टीचर ने बुक लगवाई है उसका टेक्स्ट बहुत ही डिटेल से ध्यान से पढ़िए, समझिए। बच्चों अकाउंटेंसी मुश्किल नहीं है, बस आपने इंटरेस्ट बना के रखना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है। थैंक यू।